ओम शांति। मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, कोरोना महामारी का प्रभाव आप देख ही रहे हो। ऐसे समय पर अफवाहों पर जरा भी विश्वास मत कीजिए। सावधान, होशियार, खबरदार। ना डरना है, ना घबराना है, ना हारना है, परंतु सामना तो करना ही है। आओ हम सभी मिलजुल कर इससे लड़ें। मैं आप सभी को 10 गोल्डन प्रिंसिपल्स बताऊंगा। आप ध्यान से एक एक बात का अनुकरण कीजिएगा, विजय सुनिश्चित है। आओ मिलकर कोरोना से सामना करें। लेट अस फाइट टुगेदर। हम देखते हैं वो 10 सुनहरे नियम क्या क्या है। द फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट बिलीव इन रूमर्स। मेरे भाई और बहनों, अफवाहों पर विश्वास मत कीजिएगा। दुनिया में तो लोग क्या क्या बोल रहे हैं। कोई कह रहा है कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, सब बेकार है। कोई कहता है वैक्सीन बिल्कुल काम नहीं करता, लेकिन कोई मतलब नहीं। कोई कहता मास्क पहनने से क्या फायदा होगा। जितने लोगों की इतनी बातें, आप सुनना नहीं। सावधान, होशियार, खबरदार, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ हकीकत। ये WHO का 18 तारीख का रिपोर्ट है, 18 अप्रैल। इसका डैशबोर्ड में एवरी वीकली रिपोर्ट निकलता है, देख लीजिए। आज ग्लोबल सिनेरियो क्या है। यहाँ टॉप 10 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, 8 कंट्रीज इधर मैं दिखा रहा हूँ, क्या क्या वहाँ हो रहा है, देख लीजिए सारा। अभी सारे वर्ल्ड में लगभग 14 करोड़ लोगों को अभी टोटल कोरोना है। उसमें से न्यूली डिटेक्टेड 24 घंटे के अंदर 8 लाख लोगों को कोरोना हो गया है और अभी तक 30 लाख के ऊपर मौत हो चुकी है। और 24 घंटे के अंदर 11,481, माना लगभग 11,500 लोगों का मौत हुआ है ओनली 24 घंटे के अंदर। सबसे टॉपर है अभी यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन मैं कहूँगा इंडिया देख लीजिए। मैं हाईलाइट करके दिखाया हूँ, इधर देख लीजिए। अभी न्यूली डिटेक्टेड केस 24 घंटे के अंदर देखिए 2,61,500। अमेरिका में तो सिर्फ 73,000 ओनली। जिस गति से इंडिया में फैलती जा रही है, मुझे लगता है थोड़े दिन में हम टॉपर हो जाएंगे। और डेथ कितने हो रहा है, ये फिगर सारा आप देख लीजिएगा। इससे अंदाजा लगाइए कि ये रियलिटी है कि ये अफवाह है। द डेंजर इज रियल। मेरे भाई और बहनों, आप मानो न मानो, कोई कुछ भी बोले सुनो नहीं। नो दी पैंडेमिक, बी अलर्ट। तो हम अगर मिल के काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। टुगेदर वी कैन एंड विल फाइट। हम होंगे कामयाबी। चलो एक साथ लड़ते हैं। दूसरा जो गोल्डन प्रिंसिपल है, मैं आपको बताता हूं कि हम दुश्मन को पहचाने, क्योंकि जब तक हम दुश्मन को नहीं पहचानेंगे उसको खत्म करेंगे कैसे। तो कोरोना को पहचानने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि छद्मवेशी है, इसका चेंज होता रहता है स्ट्रेन। तो कई पेशेंट्स तो टिपिकल कॉमन सिम्टम्स होता है, कई लोगों को तो एटिपिकल होता है। कुछ को एकदम माइल्ड हल्का फुल्का कुछ होता है, थोड़ा सा बुखार आ गया ठीक हो गया, थोड़ा से कुछ सर्दी जुकाम जैसा सर दर्द हो गया कि बॉडी में पेन हो गया ठीक हो गया। कईयों को थोड़ा डायरिया हो गया ठीक हो गया। कईयों को सीवियर सिम्टम्स होते हैं। कुछ लोग प्री सिम्टोमेटिक होते हैं, अर्थात कोविड टेस्ट किया पॉजिटिव निकला, लोग कहेंगे देखा फालतू टेस्ट वेस्ट कुछ बेकार है, मुझे तो कोई लक्षण नहीं है। देखो तो 1-2 दिन के बाद बुखार शुरू हो गया। तो पहले से ही उनको इन्फेक्शन है, जब सिम्टम्स आता है टाइम लगता है, इसलिए उनको प्री सिम्टोमेटिक कहते हैं। कुछ लोग तो एसिम्टोमेटिक है, जिनको कुछ भी लक्षण नहीं होता है, उनकी बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, इसलिए इन्फेक्शन होते हुए भी कुछ हो नहीं रहा है। यही लोग सबसे ज़्यादा डेंजरस है समाज के लिए। यही तो फैलाते रहते हैं, क्योंकि कोई सिम्टम्स होता नहीं। तो आज जो इतने केसेस चारों तरफ फैल रही है, वास्तव में ये कारण ये है, बहुत लोग एसिम्टोमेटिक। सबसे पहला डे में अगर मान लीजिए आपको लो ग्रेड फीवर, थोड़ा हल्का फुल्का फीवर शुरू हुआ, ड्राई कफ हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, थके थके अनुभव कर रहे हो, आपका स्मेल चला गया, टेस्ट चला गया, सांस की तकलीफ हो रही है, आप अगर पल्स ऑक्सीमीटर चेक करोगे तो आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन लो दिखा रहा है, लेकिन आपको कुछ हो नहीं रहा है, आपको तो देखा मशीन वैसी भी बेकार है सब। लेकिन मेरे भाई और बहनों, ये हैप्पी हाइपोक्सिया है, ये शुरुआत है। इस समय अगर ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया, हो गया कल्याण। 6 मिनट्स वॉक टेस्ट करेंगे तो भी आपका सेचुरेशन ड्रॉप होने लगेगा, लेकिन आपको कोई इतना तकलीफ नहीं हो सकता है। तो ये सब पहला दिन को ही हम इस सारे लक्षण से हम पहचान लेते हैं।
लेकिन कुछ अनकॉमन सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे किसी का कान ब्लॉक हो गया, कान से कोई आवाज़ आ रहा है अजीब सा, दांत में दर्द है, नाक ब्लॉक हो गया, आँख लाल हो गया और पाँव में दर्द होना शुरू हो गया, लेग पेन, उल्टी जैसी लग रही है, हल्का फुल्का फीवर है, हेडेक है, खांसी हो रही है, हेल्दी हो हमेशा, ठीक हो, लेकिन अचानक कुछ एक सिम्टम्स आपको कुछ भी शुरू हुआ तो समझ जाओ कोविड हो सकता है। और ख़ास करके माताएं, अगर आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है उस समय तो कोई सिम्टम्स नहीं होगा। तो इसलिए ये बड़ा धोखाबाज है। तो इनको खाली सिम्टम्स से पहचानना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करें। ये तीसरा प्रिंसिपल है, सभी को टेस्ट करना चाहिए। आज हमारे पास एंटीजन टेस्ट में रैपिड एंटीजन टेस्ट RT-PCR होता है, एंटीबॉडी टेस्ट भी होता है IgM, IgG, और हम खून से ही कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं। इन्फ्लामेटरी मार्कर्स देखने के लिए C रिएक्टिव प्रोटीन, जो बेसिक टेस्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, यही मेन टेस्ट है। यही अगर करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। चेस्ट एक्सरे जरूरत है तो करें, फिर CT स्कैन की आवश्यकता होती है वो भी कराएं तो पता चल जाएगा। RT-PCR टेस्ट, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। यही टेस्ट एक्चुअली अभी गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी 60 to 70% ओनली। हम नाक से, दोनों नॉस्ट्रिल से, थ्रोट से स्वाब लेके टेस्ट करते हैं वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन इसमें भी कुछ छूट जाते हैं, क्योंकि आपकी अभी वायरस लोड कितना है, सैम्पलिंग कैसे लिया गया, कैसे टेस्ट किया गया, कौन सा लेबोरेटरी है, बहुत सारी उसमें फैक्टर्स आते हैं। तो 60-70% लोगों का ही पॉजिटिव निकलता है, 30% तो छूट जाते हैं। इसलिए ये भी 100% श्योर नहीं है। इसलिए आज तो मैं कहूँगा कि हम सभी को, हम कोरोना पेशेंट समझ के चलें, पूरा अपने आप को आइसोलेट करके रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने, पूरा प्रिकॉशन लेके चलें, तो ही जाके इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, नहीं तो इसको पहचानना बहुत मुश्किल है। हम सभी को और एक टेस्ट जानना जरूरी है जो घर में कर सकते हैं, 6 मिनट्स वॉक टेस्ट। आपको कुछ पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, एक पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। अगर 6 मिनट में 500 मीटर आप चल सकते हो आराम से, आपका सेचुरेशन ड्रॉप नहीं हो रहा है ऑक्सीजन, तो आप फिट हो। 200 से 500 मीटर के अंदर ही आप चल पाते हो, ज़्यादा नहीं तो यूनिट क्या है। अगर 200 मीटर ही चल नहीं पाते हो तो आप तो अनफिट ही हो। तो इसलिए ऑक्सीजन सेचुरेशन देख के भी हम जान सकते हैं कि ये वायरस की बीमारी आ गई कि नहीं आई। चौथा गोल्डन प्रिंसिपल है, स्टार्ट ट्रीटमेंट अर्ली, डोंट डिले। एक बार पता चल गया कि मुझे ये बीमारी हो गई है, तो एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लामेटरी, ब्लड थिनर, विटामिन, मिनरल, ऑक्सीजन, सिम्टोमेटिक, जो करना है कर लीजिए, शुरू कर लीजिए। लेट में जितना लेट करते हो उतना फिर कुछ नहीं कर सकते, उस समय इतना डिले हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाता है, सब डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर देते हैं। तो इसलिए डोंट डिले, डिले इज डेंजर। और डे 1 में आपको कैसे पता चलता है डे 1 है? मान लीजिए जिस दिन आपको सिम्टम्स शुरू हुआ उसको डे 1 समझिए। अगर मान लीजिए आप RT-PCR टेस्ट का सैंपल दे दिया, 2 दिन के बाद रिपोर्ट आता है, जिस दिन सैंपल दिया उस दिन ही भले आपको कोई लक्षण नहीं है, पॉजिटिव आया तो उसी दिन से डे 1 समझिए। इसका इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि इस दिन आप अगर समझ जाएंगे आज मेरा डे 1 है, तो उसी आधार से आपको कब निमोनिया हो सकता है, कब ऑक्सीजन आपका पूरा होगा, कब रिकवरी होगी, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। इसलिए डे 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक को डे 1 में कोई भी हो, सभी अपना बेसिक टेस्ट करा लीजिए, ब्लड टेस्ट कर लीजिए, ऑक्सीजन देख लीजिए, वाइटल्स चेक कर लीजिए। अगर आपका लिम्फोसाइट काउंट कम हो रहा है, यूसिनोफिल काउंट कम है और C रिएक्टिव प्रोटीन 10 से भी ज़्यादा है, तो ये डे 1 नहीं है मेरे भाई और बहनों, ऑलरेडी 2-3 दिन मिस कर चुके हो। तो ट्रीटमेंट तुरंत ही शुरू कर दो। और जो हाई रिस्क है तो उनको तो एंटी इन्फ्लेमेटरी, ब्लड थिनर्स आदि सब कुछ दे देना चाहिए, डायबिटीज़, हाइपरटेंसिव पेशेंट, हार्ट पेशेंट्स को। और डे 3 में उस दिन हम डिसाइड करते हैं होम केयर कराना है कि हॉस्पिटल जाना है, ऑक्सीजन ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है, एंटी इन्फ्लेमेटरी देना है कि नहीं देना है, ये सब बातें डे 3 में डिसाइड किया जाता है। आपका बुखार 101 से कॉन्स्टेंटली हाई है, खांसी हो रही है, सेचुरेशन डाउन हो रहा है, CRP बढ़ रहा है, तो समझ आइए 100% निमोनिया है। पहले डे 1 से निमोनिया नहीं होता है, तीसरा चौथा दिन निमोनिया होता है। तो अगर निमोनिया हो गया तुरंत हॉस्पिटलाइज होकर तुरंत ट्रीटमेंट, एक्ट फास्ट, स्टार्ट ट्रीटमेंट विदाउट डिले, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और डे 5 में आपका रिकवरी शुरू हो जाता है।
उसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन कम हो जाएगा, लिम्फोसाइट बढ़ने लगेगा, इसिनोफिल बढ़ने लगेगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी बढ़ने लगेगा। ये साइन ऑफ रिकवरी है। अगर अभी तक भी आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया, अभी स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो फिर आगे कॉम्प्लिकेशन होने का भी संभावना है। डे 7 में साइन ऑफ रिकवरी इन प्रोग्रेस देखते हैं, वायरस उस समय मर गए। डे 9 को तो पूरा टोटली यू आर फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, नॉन इन्फेक्टिव, और आप अपने फैमिली रिश्तेदार सबके साथ आप आराम से मिक्स हो सकते हो, सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आएगा। कई लोगों का नॉर्मल नहीं भी होता है, थोड़ा हल्का फुल्का फीवर रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन उस समय आप इन्फेक्टिव नहीं हो। कईयों को तो कई महीनों तक भी हल्का फीवर रहता है। हम तो कहते हैं कि मापो ही नहीं टेम्परेचर। आप अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो तो 11th डे में आप आराम से जा सकते हो। पिछले 3 दिन से बुखार नहीं है, सी रिएक्टिव प्रोटीन नॉर्मल है, सब काउंट्स ठीक है, आराम से डिस्चार्ज होकर घर में रह सकते हो। अगर आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आदि है, आप रिकवर भले हो गए हो, लेकिन फिर भी आपकी इम्यूनिटी कम है, इसलिए आपको तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा। 14 दिन के बाद मान लीजिए आपका टेस्ट फिर से कराया, पॉजिटिव आया, तो ये आपको दोबारा इन्फेक्शन नहीं हुआ है, आपके शरीर में डेड वायरस अभी तक भी है, तो इसलिए पॉजिटिव दिखा रहा है। तो इसलिए इट इज नॉट ड्यू टू री इन्फेक्शन, डोंट वरी। हम तो इसलिए 9 दिन के बाद चेक ही नहीं कराओगे थे। आप 28 दिन के बाद फिर से चेक किया, फिर पॉजिटिव आया, लेकिन आप हेल्दी हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग है, ये री इन्फेक्शन नहीं है, डोंट वरी। 2 महीने के बाद चेक किया, फिर भी पॉजिटिव आया, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी री इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन 3 महीने के बाद कोई गारंटी नहीं। 3 आपके जो एक बार इन्फेक्शन होने के बाद बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडी बढ़ता है, दोबारा वायरस को एंट्री करने से सहज नहीं होता है। इसलिए 3 महीने के बाद अगर दोबारा इन्फेक्शन हो रहा है तो पॉजिटिव हो सकता है। वो 3 महीने के बाद हम री इन्फेक्शन समझ सकते हैं। समझ में आया? अभी 5वां गोल्डन प्रिंसिपल, हाउ टू प्रिवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। अभी तक तो ये सारी बातें बताया, लेकिन अभी जो बातें बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनिए। अगर हमको ये बीमारी नहीं हुई है, कैसे इसको रोक सकते हैं, हमें हमारे पास ये बीमारी नहीं आई, और यही मेथड है जो ये वायरस को ख़त्म करने का। 4 गोल्डन बातें बताऊंगा मैं, यूनिवर्सल फेस मास्किंग, डिसइंफेक्शन, सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीनेशन। ये 4 बातें एक एक चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सल फेस मास्किंग। हम सभी को अभी फेस मास्क पहनना बहुत 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 ज़रूरी है मेरे भाई और बहनों। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, ये मास्क भी हमारा एक अंग हो जाना चाहिए, एक रूटीन हो जाना चाहिए इस ड्रेस कोड में। और फेस मास्क 3 प्रकार के मिलते हैं। एक है जो N95 आप सभी जानते होंगे, दूसरा है सर्जिकल मास्क, मेडिकल मास्क, तीसरा है होममेड कॉटन फैब्रिक मास्क। ये तीनों में से 100% बचाव तो कोई भी गारंटी नहीं देता है, लेकिन N95 मास्क जो है हमको 95% तक आप प्रिवेंट कर सकते हो। जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है कोरोना वायरस का, उससे आप बच सकते हो। अगर सर्जिकल मास्क है तो लगभग 90% आपका बचाव हो सकता है, लेकिन जो घर में कपड़े का आप सिलाते हो उसको 50-50। मैं तो कहता हूँ इसका इम्पोर्टेंस ही नहीं है पहन के। जो हमारे देश में इतने ये सर्जिकल मास्क ये सब मिलता ही नहीं था सबके लिए, आम जनता के लिए, इसलिए हम एनकरेज करते हैं चलो कुछ तो पहनो, लेकिन सबसे आइडियल है सर्जिकल मास्क। N95 मास्क कॉस्टली है और हर कोई के लिए नहीं है। जो पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, उनके लिए है। लेकिन सर्जिकल मास्क जो है ये ट्रिपल लेयर्ड मास्क है और ये 90% तक बचाव करता है, तो ये सभी को पहनना चाहिए। कॉटन तो अगर बिल्कुल कुछ नहीं है, आप एफोर्ड नहीं कर सकते हो, मजबूरी से भले पहनो, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं पहनने से तो अच्छा है। लेकिन आइडियल तो मैं कहूँगा अभी सबके लिए ये सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए। लेकिन लोग कैसे पहनते हैं मास्क, देखिए इसमें मैं एक झलक दिखा रहा हूँ कैसे पहनना चाहिए। हमारे नाक और मुंह थोड़ी बिल्कुल कवर होना चाहिए, और नाक के ऊपर जो क्लिप है वो नाक को दबा के से पिंच करके पूरा एकदम उसको मास्क को स्नक फिट करना चाहिए, ताकि मुंह से जो सांस से नाक से हवा निकलती है उससे लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए कोई तो क्लिप लगाता नहीं। टॉप रोज का जो सेकंड फिगर है देखिए उसमें वो पिंच किया नहीं क्लिप को, और तीसरी जो लेडी है देखिए वो नाक आधा कवर है आधा नहीं है, और चौथा का तो क्या बोले, देखो कमाल है, स्टाइल है, एक कान में लटका हुआ है बस, और
नीचे का रो में जो फर्स्ट मैन है देखिए उसका थोड़ी कवर नहीं है, और सेकंड है तो देखिए जनाब नाक भी खुला मुंह भी खुला, तो ये मास्क किस काम का है, किस लिए पहने हो। और नेक्स्ट है देखिए मुंह तो बंद है लेकिन नाक खुला है, तो क्या फायदा है, नाक के थ्रू भी तो कोरोना घुसेगा। और लास्ट है देखिए ये तो पूरा सब बिल्कुल ये मास्क है कि नहीं है, ये मफलर शायद पहने हैं, तो ये क्या मतलब है। तो मास्क अगर पहने तो ठीक से नहीं पहनेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। कभी कभी हमारे फेस में जो मुंह है, मुख है, नाक है और आंख है, ये 3 रास्ता है जो कोरोना वायरस घुसता है। इसलिए खाली मास्क पहनने से तो आपका आंखें तो खुले हैं, इसलिए फेस शील्ड है। अगर कहीं आप पब्लिक गैदरिंग में कहीं बाहर जाते हो तो ये फेस शील्ड पहनना बहुत जरूरी है। मास्क भी पहनो, फेस शील्ड भी पहनो, तो क्या होगा, आप प्रोटेक्ट हो सकोगे। और बहुत ही एडवांटेज है क्योंकि ये कोरोना वायरस फैलता है, हम इधर उधर टच करते हैं, हमारे हाथ कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, फिर हम अननोइंगली कितने बार दिन में हमारा हाथ फेस को हम टच करते हैं, कभी नाक को, कभी कान को, कभी मुंह को, कभी आंखें। तो ये जो एक अनकॉन्शियस बिहेवियर है, अगर आप सामने से पहने हो शील्ड तो ऑटोमेटिकली टच कर नहीं पाएंगे। इसलिए ये बहुत अच्छा है, जितना हो सके जो पहन सके बहुत अच्छी बात है। अभी देखेंगे डिसइंफेक्शन, सेकेंड यूनिवर्सल मास्किंग अगेन डिसइंफेक्शन। हम कोरोना को कैसे डिसइंफेक्ट करें हमारे सारी चीज़ें, ताकि वायरस मर जाए और हम सुरक्षित रहें। हमारा हाथ को कैसे हम धोएं, ठीक रखें, हम जो लैपटॉप, आईपैड, मोबाइल ये सब यूज करते हैं उसको कैसे ठीक करें, और बाकी जहाँ जहाँ भी हम टच करते हैं, टेबल है, चेयर है कि इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड है, जहाँ भी हमारा हाथ जाता है वो सबको कैसे स्टेरिलाइज करें, डिसइंफेक्ट करें, ये बातें हम सुनेंगे। सबसे पहले हैंड डिसइंफेक्शन। देखिए हमारा हाथ सारा दिन कहाँ कहाँ हम टच करते हैं, और अननोइंगली अगर छू लिया नाक को, मुंह को, तो ये इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए एक्चुअली हैंड को डिसइंफेक्ट करने के लिए 2 चीज़ें मिलती है, एक अल्कालाइन बेस और दूसरा है अल्कोहल बेस। जो अल्कालाइन बेस है ये साबुन आदि जो है ये अल्कली मीडियम है, जिसमें क्या होता है जैसे आपका हाथ तेल घी लगा हुआ है तो इसको साफ करने के लिए साबुन जब लगा देते हैं तो पूरा ठीक हो जाता है, क्लियर हो जाता है। इसी प्रकार जो वायरस है कोरोना, उसके ऊपर एक लिपिड लेयर है, एक तेल का लेयर है। जब हम साबुन से अच्छी तरह से हाथ को धुले कर देते हैं वो वायरस मर ही जाता है। तो इसलिए जो सोप सोल्यूशन है या सोप बार है ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छी तरह से 3 मिनट तक अच्छी तरह से हाथ को अगर साफ करो तो। दूसरा आता है अल्कोहल बेस, जो स्प्रे के रूप में आते हैं, जेल के रूप में आता है, सॉल्यूशन भी आता है। इसमें अल्कोहल होता है जो कि हमारा हैंड को स्टेरिलाइज करने के लिए मदद करता है। तो ये दोनों चारों तरफ हर जगह पे अवेलेबल है, आप जो भी यूज करो, लेकिन कहीं भी टच किया हाथ को अच्छी तरह से स्टेरिलाइज करो। हाथ को ठीक रखेंगे तो ही इन्फेक्शन से बच सकते हैं। हैंड अवेयरनेस कुछ आपको मैं बताना चाहूँगा। हमेशा खाने से पहले हाथ अच्छी तरह से धुलाई करो। हम सभी जब भी छींकते हैं, खांसी करते हैं, क्या करते हैं, अननोइंगली हमारा हाथ मुंह की तरफ आ जाता है, लेकिन ये अवॉइड कीजिएगा। जितना हो सके आप टिश्यू पेपर लेके यूज कीजिए और टिश्यू पेपर को अच्छी तरह से फिर डिस्पोज कीजिएगा। आप हैंडकरचिप में आपको एनकरेज नहीं करूँगा, क्योंकि वही हैंकी को आप बार बार यूज करते रहेंगे, दूसरों को फैलाएंगे। इसलिए टिश्यू पेपर से ही आप अपने छींकते हो, खांसी करते हो, कंटामिनेटेड हो गया, उसको ठीक जगह से डिस्पोज करो जाके। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बार बार अपने मुंह को, नाक को, आँखों को छूना, ये हैबिट हमको ख़त्म करना पड़ेगा। ये 4 प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान से ये पालन करना ही है और सिखाना भी बच्चों को है। अभी सरफेस और हमारे कपड़े, इसको कैसे डिसइंफेक्ट करें। देखिए इसके लिए जैसे बताया साबुन, बहुत अच्छा सर्फ पाउडर आता है, बार आते हैं, तो जो भी डर्टी कपड़े हैं आपके, क्लॉथ्स हैं, उसको गरम पानी, एकदम हॉट वाटर में ये डिटर्जेंट डाल के अच्छी तरह से कपड़े को 30 मिनट कम से कम भिगो के रखिए, और तो ही सब जर्म्स मर जाएंगे। और इसको फिर अच्छी तरह से धुलाई करके फिर धूप में सुखाइए, क्योंकि जब हम खांसी करते हैं, बात करते हैं, जो हमारे ड्रॉपलेट गिरते हैं, कोरोना वायरस जब नीचे गिरता है किसी सरफेस में, कुछ घंटों से लेकर 72 आवर्स तक भी जिंदा रह सकता है। तो इसलिए
30 मिनट तक मिनिमम भिगो के नहीं रखेंगे तो मर नहीं सकता है। और सरफेस को कैसे क्लीन करें, इसलिए बहुत सुंदर देखिए, सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन, ये ब्लीचिंग लिक्विड है। इसमें आप फ्लोर मोपिंग करो, टाइल्ड वॉल को मोपिंग कर सकते हो, टेबल कुर्सी आदि जो भी आपका रेलिंग्स वगैरह, ये सब उसमें ही साफ कर सकते हो। इसको 1% सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। जार में, बोतल में ये अवेलेबल है, बहुत महंगा नहीं है, कोई भी कर सकता है, ले सकता है। और 125 ml लेना है और 1 लीटर पानी में घोल देना है, और उससे ही फिर आप मॉपिंग करो, सब करो, जो करना है करो। मॉपिंग करने के बाद तुरंत ही उसको फिर यूज नहीं करो, थोड़े समय छोड़ दीजिए, देखना फिर स्टेरिलाइज हो जाएगा। और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है, उसके स्प्रे भी आते हैं, अल्कोहल स्प्रे आते हैं, सैनिटाइजर्स स्प्रे वगैरह आते हैं, उसको आप यूज कर सकते हो। अभी सोशल डिस्टेंसिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 6 फुट दूरी मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, हमारा ड्रॉपलेट के माध्यम से 6 फुट तक वो पहुंच सकते हैं। अगर नज़दीक कोई है तो उनको तो ड्रॉपलेट पहुंचना ही है, इन्फेक्शन होना ही है। दूर रहेंगे तो ड्रॉपलेट उतना दूर तक नहीं पहुंच सकते हैं। और जहाँ भी सोशल गैदरिंग होता है, लोग बहुत भीड़ भाड़ इकट्ठे होते हैं, वहाँ अवॉइड करो, अवॉइड करो। ये कोरोना की बीमारी गांव में इतनी नहीं है, बड़े सिटीज में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ मच्छर जैसे लोग हैं, इतने भीड़ भड़ाका। तो अवॉइड सोशल गैदरिंग, जितना हो सके आप घर में ही रहो। घर में भी सबको एकदम मिक्स होकर नहीं, दूर दूर रहो, अलग रहो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो घर में भी। जब तक आपको आइसोलेशन में रखा गया है, क्वारंटाइन में हो, आपको तो घर में रहना ही है, लेकिन जितना समय हो सके, अभी समय है, जो करना है घर में रह के करो, बाहर निकलो नहीं, मैं वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट है वैक्सीन। वैक्सीन जब हमें दिया जाता है, हमारे अंदर एंटीबॉडी पैदा होता है और जर्म्स को हमारे अंदर घुसने नहीं देता है। लेकिन अभी बहुत लोग वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है। मेरे भाई और बहनों, ये दूसरे स्ट्रेन आ गए हैं कहीं से, इसलिए होता है। लेकिन निश्चिंत रहिए, हल्का फुल्का थोड़ा सा किसी को बुखार होता है, कुछ होता है। मैं खुद ही 2 डोज ले चुका हूँ, हमारे हॉस्पिटल में सभी हम लिए। तो किसी को जो अनेक प्रकार के न्यूज़ आप सुन रहे हो, किसी का मौत हो गया, कुछ हो गया, उनको दूसरे कुछ बीमारियां होगी, कुछ होगी, अलग बात है। टोटल स्टोरी तो कोई जानता नहीं है। लेकिन वैक्सीन से एकदम मौत हो जाएगा ऐसा नहीं है। ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर की गाइडेंस लेके अगर करें तो कुछ नहीं होगा। वैक्सीन निश्चिंत होकर लीजिए, बहुत मेहनत करके हमारे साइंटिस्ट लोगों ने बनाया है, तो लीजिए, हम सब ले चुके हैं, तो वैक्सीन भी हमको बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट 6th जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है, गोल्डन प्रिंसिपल है, वो है हेल्दी डाइट। हमारा भोजन हमें हेल्दी रखता है। आज दुनिया में क्या क्या नहीं मिलता है, बाजार में जाओ, क्या क्या नहीं मिलता है, लेकिन आपको चॉइस करना पड़ेगा, मुझे क्या खाना है। आज इतने जंक फूड, फास्ट फूड दुकान में भरमार, तो आपको क्या खाना है डिसाइड करना है। बेचने वाले तो सब कुछ बेच रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, देखो, आज से हजारों साल पहले हिपोक्रेट्स, जिसको हम फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, उन्होंने कहा था, लेट फूड बी दाई मेडिसिन। हे मानव, तुम्हारा भोजन दवाई की तरह हो जाए। जैसे दवाई हमें बीमारियों से बचाते हैं, इसी प्रकार हम अगर हेल्दी डाइट खाएंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे। आज हम घर में खाते नहीं, बाहर में जाके बर्गर, पिज्ज़ा, गंद चीज़ें, सब जंक फूड, फास्ट फूड खाते रहते हैं। तो उसमें कितने ट्रांस फैट है, उसमें कितने सेचुरेटेड फैट है, कितने हाई कैलोरी है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, नाइट्रेट्स, क्या क्या नहीं है, जो कैंसर से लेकर 1000 बीमारियां पैदा। यही फैशन हो गया है सब जाके खाना है। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। घर में मन पसंद का भोजन बनाओ, खाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, कोई बीमारी नहीं होगी। सो चूज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ओवर अनहेल्दी फैटी फूड्स। ठीक है। आज अक्सर करके हमारे भारत में देखना, माताएं जब थाली में परोसते हैं, 75% चावल चपाती ला देंगे, बाकी थोड़ी सी इमली मिर्ची दाल चटनी थोड़ी सी। लेकिन नहीं, ये आइडियल जो मॉडल थाली है नहीं कहेंगे इसको। हमारी थाली में, प्लेट में 50% वेजिटेबल होना चाहिए, 50%। बाकी 25% चावल चपाती, 25% दाल, प्रोटीन आदि, मिल्क कर्ड आदि। यही राइट मेथड है। ऐसे करेंगे तो आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, आप हेल्दी रहेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, एकदम हेल्दी रहेंगे। इसलिए ये साइंटिस्ट रेकमेंड करते हैं, इस प्रकार का भोजन हमारा होना चाहिए।
ठीक है, समझ में आया? तो ये एक मॉडल थाली आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बैलेंस डाइट का मॉडल थाली, जैसे 3 सूखी चपाती है, हफ्ते में 1 दिन घी तेल लगाओ, ठीक है, रोज रोज नहीं। अगर खूब मेहनत करते हो तो घी खा जाओ भी चलेगा, लेकिन हम मेहनत भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन घी खाते रहेंगे, क्या हाल होगा? फिर ओवरवेट होंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट अटैक हुआ, सब बीमारियां। तो 3 चपाती सूखी, आपको वेट कम करना है तो मैं कहूँगा 2 खाओ, 1 खाओ। सब्जी 2 कटोरी ले जाओ, सलाद 2 कटोरी ले जाओ, दाल 2 कटोरी ले जाओ, और दही के बदले में कहूँगा पतले पतले छाछ बनाओ, 2-3 ग्लास बना के ले जाओ, थोड़ा नींबू ले लो। ये एक मॉडल थाली है। ऐसे ही हमारा प्लेट होना चाहिए। जब भी कोई माताएं खाना परोसते हो, चाहे ब्रेकफास्ट चाहे लंच, देखो उसमें 50% सब्जियां है तो ठीक है। और एक बात है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप कम कम खाओ, 4 बार तो मिनिमम खाना है। ब्रेकफास्ट सवेरे 8-9 बजे तक, लंच 1-2 बजे तक, शाम को 4-5 बजे हल्का फुल्का कुछ ना कुछ स्नैक्स लीजिए, रात को 8-9 बजे तक डिनर। कम कम 4-5 बार खाएंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे, मोटे भी नहीं होंगे। जो लंबे समय तक खाली पेट रहता है, फिर एक ही साथ बैठता है तो ज़्यादा खा लेता है तो मोटा भी हो जाता है, उसका शुगर भी बढ़ता है, तो बी केयरफुल। नेक्स्ट गोल्डन प्रिंसिपल है, प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इज हैजार्डस। दीज आर ऑब्जर्वेशंस, रिसर्च हुए हैं, देखा गया है, जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं उनको ही सब प्रकार का बीमारियां हो रही है, जो आजकल के डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आदि। तो इसलिए एक्सरसाइज करना तो हम सभी को बहुत 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 जरूरी है। इसमें बॉडी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो इन्फेक्शन से। इसलिए एक्सरसाइज क्या है, लोग थोड़ा सा हल्का फुल्का घूम के आ जाते हैं, टहल के आते हैं तो कहते हैं मैं एक्सरसाइज कर लिया। उसको एक्सरसाइज नहीं कहा जाता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि घर में इतना काम करना पड़ता है और क्या एक्सरसाइज करें। फिजिकल वर्क घर में करना अलग बात है, आपको हेल्दी रहना है, आपकी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ानी है, आपका आइडियल बॉडी वेट ठीक करना है, आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करना है, हार्ट को मजबूत करना है, मसल्स को स्ट्रांग बनना है, बॉडी को लचीला बनाना है। तो एक्सरसाइज करो मेरे भाई और बहनों, बॉडी को डिटॉक्स करना है, करो एक्सरसाइज। एंड एक्सरसाइज क्या है? इट इज़ वॉलंटरी एंड रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ मसल्स फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। आप देखिए, इस चित्र से आपको समझ में आएगा। देखिए ये भाई क्या कर रहे हैं, आपके पाँव को, अल्टरनेट पाँव को आगे ऐसे उठा रहे हैं, इसको हिल क्लाइंबिंग कहते हैं। देखो ऐसे किए 15-20 बार, 25 बार, 30 बार। ये भाई देखो क्या कर रहा है, वो पुशअप लगा रहा है। तो रिपीटेटिव मूवमेंट वॉलंटरली कर रहे हैं, इसको एक्सरसाइज कहा जाता है। एक्सरसाइज आजकल 4 प्रकार के बताते हैं। एक है एरोबिक, चलना, दौड़ना, स्केटिंग करना, साइकिलिंग करना, ये सबको हम एरोबिक कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। और एनारोबिक आपका मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, और बुढ़ापा में आपके एकदम मसल से फ्लैबी ना हो जाए इसलिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी इसको कहा जाता है, जो जिम खाना में जाके करते हो। और तीसरा है आसन, बॉडी को फ्लेक्सिबल, लचीला बनाने के लिए, इसको फ्लेक्सिबिलिटी व पोस्चुरल एक्सरसाइज भी कहा जाता है। लोग इसको योगा कहते हैं, योगा अलग चीज़ है, मैं आगे बताऊंगा। और चौथा है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि करते हो, उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहा जाता है। ये 4 प्रकार का एक्सरसाइज हमारा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आज इतने वैरायटी एक्सरसाइज लोग करते रहते हैं, कोई क्या कोई क्या, तो आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है, क्या करूं क्या नहीं करूं, व्हिच वन इज द बेस्ट। मैं कहूँगा कोई एक प्रकार का एक्सरसाइज बेस्ट नहीं है। जैसे कोई खाली चावल ही खाए, खाली चपाती ही खाए, कि खाली दाल ही खाए और कुछ नहीं खाए, तो बॉडी के लिए सब कुछ चाहिए। इसी प्रकार हम अगर ऐसा एक्सरसाइज करें जिसमें हमारा तन भी दुरुस्त हो, मन भी दुरुस्त हो जाए, बॉडी लचीला भी हो जाए, स्ट्रांग भी हो जाए, हमारे स्टेमिना भी बढ़े और हमारी चर्बी भी पिघले, हमारे डिटॉक्स हो जाए, सब बेनिफिट होना चाहिए। इसलिए होलिस्टिक एक्सरसाइज इसको कहते हैं। हम ग्लोबल हॉस्पिटल में जो एक्सरसाइज सिखाते हैं लोगों को, ऑनलाइन तो रोज कितने लाइव सेशन अटेंड भी कर रहे हैं, यूट्यूब में भी उपलब्ध है। जो एक्सरसाइज हम कराते हैं उसको होलिस्टिक एक्सरसाइज कहते हैं, उसमें तन भी दुरुस्त हो, मन भी दुरुस्त हो जाता है। और 8वां प्रिंसिपल है, गोल्डन प्रिंसिपल है, नेचुरल इम्यून बूस्टर्स। हमारे भारत में वी आर सो लकी, हमारे देश में सब कुछ उपलब्ध है। हमारे जो किचन है ये तो सबसे बेस्ट दवाखाना है मैं कहूँगा। तो नेचुरल रूप में जो चीज़ें उपलब्ध है हमारी बॉडी इम्यूनिटी को ये स्ट्रॉन्ग करते हैं। आजकल हम घर का खाना नहीं खाते हैं ना, बाहर का जाके सब गंद चीज़ें खाते हैं, तो बॉडी इम्यूनिटी कहाँ से होगी। कोई रोज़ एक्सरसाइज करे, घर का एकदम सिंपल पराठा, सब्जी, दाल, रोटी, चावल, दाल खाए तो हेल्दी रहेगा। कोई ज़रूरत नहीं है सब
तामझाम करने का, इतने सारी चीज़ें। तो जो हमारे घर में नेचुरल उपलब्ध है, जैसे हल्दी है, लेमन है, अदरक है, काली मिर्च है, सौंफ है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, ये सबके घर में है। ये सब चीज़ें हम अगर रूटीनली यूज करते हैं तो हमारा इम्यून भी बूस्ट हो जाता है। द 9th गोल्डन प्रिंसिपल इज कंसल्ट योर डॉक्टर अर्ली, डोंट डिले। आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, भले लॉकडाउन भी हो जाए, लेकिन डॉक्टर्स आज ऑनलाइन में सभी, थोड़ा बहुत आपको फीस देना पड़ेगा, कोई बात नहीं। आप देखिए, एक जस्ट कॉल करो, डॉक्टर आपको अटेंड करेंगे, समझाएंगे, सब कुछ प्रेस्क्रिप्शन दे देंगे। तो कंसल्ट योर डॉक्टर, ठीक हो जाएगा करके घर में पड़े रहो, फिर एक दिन सीरियस होकर हॉस्पिटल जब जाते हो तब तक डॉक्टर्स भी कहेंगे टू लेट। डोंट डिले, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। आप अपना सारा रिपोर्ट्स भेज सकते हो, कोई भी डॉक्टर से जो भी पूछना है पूछ सकते हो। सो यू कैन अवेल सर्विस एट योर डोर स्टेप टुडे। आज देखो, विज्ञान को हम थैंक्स कह सकते हैं कि हमारे पास इतने सारे साधन है जो आप घर बैठे सब इलाज करा सकते हो। मेरे भाई बहनों, डिले नहीं करो। द लास्ट गोल्डन प्रिंसिपल है मेडिटेशन फॉर ऑल। क्योंकि आज दुनिया में कितना स्ट्रेस है, लोगों को कितना टेंशन है, कितने झमेला है, कितने परिस्थितियां हैं, किसको क्या, जिसके कारण सभी को स्ट्रेस होने के कारण उनकी बॉडी इम्यूनिटी एकदम लो हो गई है, जिसके कारण जिसकी बॉडी इम्यूनिटी जितनी कम, उसको कोरोना उतना जल्दी ही अटैक करता है। तो बॉडी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें इसलिए, और हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, कैसे भी सिचुएशन दुनिया में आ जाए, कुछ भी हो जाए, हम एकदम बिल्कुल अनडिस्टर्ब रह सकते हैं, एकदम ठीक रह सकते हैं, सही सलामत। वो है वास्तव में मेडिटेशन। हमारी दादी जानकी जी जो मुख्य प्रशासिका थी, कहती थी, राजयोग अगर करोगे मेरे भाई और बहनों, यही एक विधि है स्वस्थ जीवन जीने की, ये पद्धति है। इसमें मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी, स्व अनुशासन आएगा, सकारात्मक चिंतन चलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, तनाव मुक्त जीवन जिएंगे, सद्गुणों का विकास होगा, व्यक्तित्व विकास होगा। इतने सारे बेनिफिट, बात मत पूछिए। तो ब्रह्मा कुमारी शिशु विश्वविद्यालय में जो राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, इट इज़ द ओनली मेडिकेशन फॉर स्ट्रेस, मैं कहूँगा। तो इसलिए मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन इज द श्योरेस्ट मेडिकेशन फॉर स्ट्रेस। तो आज इस शताब्दी को हम तनाव की शताब्दी कह सकते हैं। अभी सबको मेडिटेशन सीखने की आवश्यकता है। जो मेडिटेशन करेगा वही सुरक्षित रह सकता है। आध्यात्मिक शक्ति ही एकमात्र शक्ति है जो दुनिया में जो विकट परिस्थितियां अभी आप देख रहे हो और भी बढ़ने वाले हैं, इसको हम सामना कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। सो मेडिटेट एंड एम्पावर योरसेल्फ। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, परमात्मा शिव है, पाप कटेश्वर मुक्तेश्वर सर्वपाप हर हर, वही महाकाल है। जो उनको याद करता है उनसे असीम शक्ति लेकर खुद भी ऐसा एम्पावर कर देता है अपने आप को कि कोई भी परिस्थिति को सामना कर सकता है। तो मेडिटेट एंड एम्पावर योरसेल्फ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरा विश्वास है आप सभी समझ गए होंगे सार रूप में। तो चलें, हम अभी अलर्ट हो जाएं, सावधान हो जाएं, अफवाह पर विश्वास मत कीजिए। सभी मिलजुल के हम कोरोना के साथ फाइट करें, ताकि एक दिन स्वयं भी सुरक्षित होके परिवार को, समाज को और सारे देश को इस महामारी से, इस संकट से हम सभी बचाएं। यही मेरी शुभकामना है सबको, शुभ संदेश है सबको। ओम शांति।